बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 टेलीविज़न चैनल पर आज से एक नया प्रोग्राम हम शुरू करने लगे हैं, नो योर राइट्स विद अली शेख। जी हाँ, कानून एक ऐसी नाम ऐसा है जिस पे बाज़ औक़ात लोग बड़े चौंक भी जाते हैं, लेकिन यही कानून है जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। बहुत से मसाइल हैं जिस पे बात नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों का हमें पता नहीं होता है, और कानून में इतनी सहूलत बाज़ औक़ात मौजूद होती है कि हमें अपने राइट्स का पता नहीं होता। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, नो योर राइट्स। अली शेख साहब जो हैं, शेख लॉ फर्म से इनका ताल्लुक़ है, बैरिस्टर सोलिसिटर हैं, बहुत अरसे से इस हवाले से लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। और आज का प्रोग्राम जो है उसका हमारा टॉपिक है सेपरेशन एग्रीमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी में भी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब आ रही हैं, पहले शायद ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो है बहुत हम इसको देखते हैं कि लोग सेपरेशन कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों का उन्हें इल्म नहीं है। खुश आमदीद कहेंगे अली शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और ये ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे लोग शायद ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, या उन्हें इल्म नहीं होता, और बाज़ औक़ात ये होता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा छुपा के रखने की कोशिश की जाती है। तो इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस हवाले से हम जो हैं वो आपसे कुछ सवाल करें, ताकि इस हवाले से ये सेपरेशन एग्रीमेंट होता क्या है, क्यों ज़रूरत उसकी पड़ती है? Separation agreement basically when any of the spouses or even common law partner, ठीक है, अगर they're thinking of moving apart, separating, तो सबसे important चीज़ ये होती है कि how are they going to rule this affairs? कस्टडी का क्या होगा? अगर बच्चे हैं, कस्टडी माँ के पास होगी, वालिद के पास होगी। अगर माँ के पास बच्चे रह रहे हैं तो वालिद साहब वीकेंड से बच्चों को विजिट करेंगे। व्हाट वुड बी द टर्म्स ऑफ कस्टडी, व्हाट वुड बी द टर्म्स ऑफ विजिट्स एंड एक्सेस। अच्छा, फिर कॉमन प्रॉब्लम आती है अगर आपने प्रॉपर्टी साथ खरीदी है, घर है, गाड़ी है, तो हाउ यू गोना डिवाइड दैट? सही। It also applies to people who may not have any property at all, but may have a bank balance of $5,000 in their account, or a credit card or a line of credit of 10,000. Who would be responsible? Because under the law, technically both spouses are 50% liable. Even चाहे कोई चीज़ किसी एक शख्स के नाम पर ही हो, even then. Even अगर husband के नाम पे सारी property है और ये husband के नाम पे खाली loan है, तब भी दोनों जो हैं वो वाइफ इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। ठीक, सही। और कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है अगर बच्चे हैं या स्पाउसल सपोर्ट मांग रहे हैं आप, तो विल द हस्बैंड, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में अक्सर ये होता है कि वाइफ जो है शी स्टेइंग एट होम। जी हाँ, ज़्यादातर। अब जब सेपरेशन होती है तो नाउ देयर इज नोबडी हु इज ब्रिंगिंग इन मनी, तो हु वुड बी पेइंग फॉर दैट सपोर्ट? सो सेपरेशन एग्रीमेंट बेसिकली गवर्न्स दोज टर्म्स एंड कंडीशंस that now we have decided to separate, we cannot live together. अब जो है प्रॉपर्टी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सपोर्ट का क्या होगा? कुछ बेसिक सेपरेशन एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जो कि आपको जस्ट टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर क्लेम। अगर आपके बच्चे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, योर क्वेश्चन माइट बी कि जी क्या इस वक्त जरूरत है सेपरेशन एग्रीमेंट की? फॉर बैंकिंग पर्पसेस, फॉर टैक्स पर्पसेस, टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर क्लेम। पता चलेगा जी आप सेपरेट हो गए, कल को दूसरी पार्टी ने क्लेम कर दिया मेरा लोन था इतना बड़ा, जो कि आपने पे करना है। सो इट इज बेटर टू हैव अ सेपरेशन एग्रीमेंट इवन इफ यू डोंट हैव एनी चिल्ड्रन और एसेट्स, एटलीस्ट टू प्रिवेंट फॉर फ्यूचर क्लेम्स। मतलब हर हाल में ये बेहतर है कि इट इज बेटर। अच्छा, अभी एक तो ये सेपरेशन एग्रीमेंट है, प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट भी होता है, मतलब ये भी एक टर्म है। इसमें और सेपरेशन एग्रीमेंट में क्या फर्क है? राइट, सेपरेशन एग्रीमेंट इज एट द टाइम व्हेन यू सेपरेटिंग। ठीक है, ठीक है जी। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट इज बेसिकली बिफोर यू गेट मैरिड। तो आपकी शादी होने से पहले जो है काफी लोग कोशिश करते हैं कि वी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ताकि हमारी प्रॉपर्टी जो है दैट रिमेन सिक्योर। जैसा आपने कहा कि इट वाइस वर्सा, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अगर लेट्स सपोज कि बेटी शादी होकर जा रही है और आपने बेटी को घर लेकर दिया है, राइट, तो टेक्निकली एज द डे शी गेट्स मैरिड 50% ओनर इज द हस्बैंड, राइट। तो उन सिचुएशंस पे इट इज एडवाइजेबल कि आप प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट करें। हमारे कल्चर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट करें, लेकिन considering the fact that we live in Canada right now, it is very important to have a prenuptial agreement to protect your rights, to protect your assets. कई दफा ऐसा भी होता है कि आपके बच्चों को inheritance मिलनी है, right? अब जब inheritance मिलेगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, but if there is 0.1% chance
that this situation happens, तो how are you going to protect or exclude those assets? बिल्कुल सही बात। तो टेक्निकली आप चाहेंगे कि जी हमारी इनहेरिटेंस हमारे ही बच्चों को जाए और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को जाए, या बेनिफिट उनको हो, अगर आपकी विल नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रीनप्शुअल एग्रीमेंट तो हो। दैट इज प्रीनप्शुअल एग्रीमेंट इज बिफोर यू गेट मैरिड। सही, ठीक। टॉपिक्स आर सेम, बिल्कुल सही। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, custody and support, but it is done at a time before you enter into a marital relationship. ठीक। अच्छा, अब मैरिज हो गई, फर्ज कर लीजिए, लेकिन इवन देन इंटेंशंस का पता नहीं है। बाज़ औक़ात आपको मैरिज के बाद पता चलता है कि क्या सूरत हाल है, तो क्या मैरिज के बाद भी प्रीनप्शुअल एग्रीमेंट हो सकता है? मैरिज के बाद जो एग्रीमेंट होता है उसको कहलाता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ओके। प्रीनप्चुअल मीन्स कि आपने नप्चुअल साइन करने से पहले या शादी की जो बेसिकली प्रीनप्चुअल इज अ कॉन्सेप्ट, we pick it up from the Western society, that before you say your nuptials to your spouse. तो ये जब आपने nuptial sign करना है, शादी से पहले प्रीनप्चुअल होता है और उसके बाद इसको कहलाया जाता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। द की डिफरेंस इज द डेट। ठीक है, जब आपने साइन किया, डेट साइन की जी, वी गॉट मैरिड ऑन दिस डेट, नाउ वी आर लिविंग टुगेदर। हमने अपने प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसाइड कर लिया कि जी नाउ वी आर एंटरिंग इनटू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। Again, the topic remains the same, to protect the property, to protect any liability. अक्सर ये होता है कि जी हस्बैंड जो है वो 2 लाख का लोन लेकर आ गया है, बेगम को पता ही नहीं, बेगम को पता नहीं है, या बेगम शी इज अ को-साइनर बट शी सेड कि भाई मुझे आई ट्रस्ट ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इकट्ठे रह रहे हैं तो ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, ट्रस्ट तो करना है। मेजॉरिटी सिचुएशंस में यही होता है। बिल्कुल। बट अगर खातून को ये नहीं पता है कि खुदा ना खासा उनकी बैड इंटेंशंस हैं, then she ends up with the liability. She ends up with a huge liability. फिर बच्चों को कैसे पालेंगे? कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। So in that situation you enter into a marriage contract. So it is very important that you have that. अच्छा, अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम कनाडा में रहते हैं तो वो चीज़ें हैं, बाज़ औक़ात हम अपनी कम्युनिटी के हवाले से देखें तो उसको हम कहते हैं मानते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। ये कॉमन लॉ रिलेशनशिप्स जो होते हैं, फिर इसमें क्या सूरत हाल होगी? क्या उनके लिए भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है या करते हैं वो कि नहीं? अगर आपका कॉमन लॉ रिलेशनशिप है, द लॉ रिकॉग्नाइजेस एंड ट्रीट्स यू इक्वली एज यू आर अ मैरिड कपल। ठीक है। द लॉ इन कनाडा प्रोटेक्ट्स यू इक्वली। अच्छा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे मैरिज डेट नहीं है। तो देन इट इज कॉल्ड अ कोहैबिटेशन एग्रीमेंट। ओके। तो उस सिचुएशन में ये होता है कि जी हमारी शादी नहीं हुई है, बट वी लिविंग एज अ कपल, और एटलीस्ट आई एम प्रोवाइडिंग फॉर हर, एंड देन आपने कोई गाड़ी जॉइंटली खरीद ली या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, या बच्चा है जो कि रिलेशनशिप से एग्जिस्ट करता है, बट यू डू नॉट हैव अ मैरिज सर्टिफिकेट विद यू। In that situation, it is a cohabitation agreement. हमारी community में openly sometimes perhaps this is not discussed, but it exists. Of course, yeah. It exists, लेकिन उसके situation में भी it is better to have a cohabitation agreement in place to protect your rights. As you said, the main concept of this these series are आके लोगों को बताएं, मैं लोगों को बता सकता हूं बिल्कुल लीगली क्या चीज जो है वो ऑफ देयर राइट्स। अच्छा, अब कॉमन लॉ एग्रीमेंट में अब मैरिज एग्रीमेंट का तो नहीं है, उसमें डेट कोई नहीं है, लेकिन इवन देन फिर जो उनकी एसेट्स या कुछ चीज होंगी उसमें हिस्सेदारी होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, कॉमन लॉ में भी होती है? कॉमन लॉ में भी हिस्सेदारी होती है, कॉमन लॉ में बच्चों की भी वही राइट्स होते हैं। अच्छा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज के मैरिज में तो आपकी मैरिज डेट हो गई, कॉमन लॉ में आपको डेट असाइन करनी होती है कि व्हेन डिड यू स्टार्ट द रिलेशनशिप। ओके। और इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये आ जाती है कि कई दफा ऐसा होता है कि आप अब सेपरेट घरों में रह रहे हैं लेकिन आपका रिलेशनशिप है। सही। तो उस सिचुएशन में आप बेशक सेपरेट घरों में रह रहे हैं, बट इफ द चाइल्ड इज बॉर्न, और इफ द चाइल्ड इज बॉर्न देन टेक्निकली दैट डेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। वो शुरू होता है कि ये अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया इस बार। यस, सही है। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप शुरू जब आपने उसको रजिस्टर करना तो जाहिर है डिटेल तो आपको बतानी है ना, जो भी। ठीक। Absolutely. अच्छा, अब क्या कुछ कंटेन होता है जो सेपरेशन एग्रीमेंट है, क्या कंटेन इसमें क्या कुछ होता है? द मेन इंग्रेडिएंट्स आर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें प्रॉपर्टी जो कि आप अलग रखना चाहते हैं, और जो प्रॉपर्टी आप जब स्प्लिट होगी, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जी हमारा घर है, सो वी हैव अ हाउस वर्थ $1 million। ठीक है। उस पे लोन है $500,000 का। नाउ दैट मीन्स द इक्विटी ऑन द प्रॉपर्टी इज 5 लाख। अब 5 लाख इज टू बी डिवाइडेड हाफ एंड हाफ। ठीक है। अब उसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि व्हेन यू डिवाइडिंग दैट प्रॉपर्टी, देयर कुड बी अदर डेट्स एज वेल, क्रेडिट कार्ड्स, लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स,
अक्सर हम ये होता है कि ज्वेलरी जो पाकिस्तान से होती है हाँ, शादी के टाइम उसको बहुत ज्वेलरी दी जाती है, बिल्कुल वो काउंट नहीं नहीं करते। करते हैं, बिल्कुल सो सही। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके। देन कम्स कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। कस्टडी का क्या होगा, एंड देयर आफ्टर कम्स द सपोर्ट इशू कि बच्चे की सपोर्ट क्या मिलेगी, किसकी मिलेगी, ठीक है। और वाइफ को सपोर्ट क्या मिलेगी। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी सिंपल सेपरेशन एग्रीमेंट व्हिच इज कि जी कोई क्लेम एक दूसरे के ऊपर नहीं करेगा फ्यूचर में, वी हैव डिस्कस्ड एंड एक्सचेंज ऑल द इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जो है इसके अपनी मर्जी के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी जो हैं अपनी मर्जी के मुताबिक भी उसको बना सकते हैं कि भाई कोई चीज़ कोई बंदा अपना खुद छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है कि नहीं, या मतलब जैसे प्रॉपर्टी है उसकी डिवीजन होनी ही होनी है और दोनों को आधा आधा मिलना है, या अगर एक बंदा कहे नहीं मैं आपको देता हूँ, ऐसा मुमकिन है कि नहीं? ऐसा मुमकिन है। अच्छा, ठीक है। लॉ कहता है उसको अनइक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, अच्छा, राइट। लेकिन आपका सवाल जो था वो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी से था। लेट मी आंसर दैट एंड देन आई कैन गो ऑन टू से बड़ा एसेट यही होता है ज़्यादातर, या बैंक बैलेंस आपका, दो ही चीज़ें हैं। यस, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब आप छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? जी हाँ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल द हस्बैंड सेज कि आई डू नॉट हैव अ कैश फ्लो एनीमोर, आई एम सपोज टू पे यू चाइल्ड सपोर्ट। तो मैं आपको अगले 5 साल की जो चाइल्ड सपोर्ट देनी है उसके अगेंस्ट मैं आपको घर दे रहा हूँ, आप रहें, ठीक है, रेंट फ्री, राइट। सो दैट इज देन इट इज इंपॉर्टेंट कि द लॉयर ड्राफ्ट द एग्रीमेंट इस तरह वो ड्राफ्ट करे कि वो इलीगल ना हो जाए, और मतलब वो बेके भी ना, और आपको जो है वो Exactly. दोनों एडजस्ट भी कर ले। और बैंक बैलेंस जो है वो अगर किसी, वो भी इस तरह डिवाइड, बैंक बैलेंस इस तरह डिवाइड हो सकता है। सम पीपल हैव शेयर्स, हाँ, तो वो कहते हैं कि जी ठीक है जी बैलेंस स्टॉक्स में रखा हुआ है, कोई चीज़ें रखी हुई हैं। पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंशन है, अगर लोग यहाँ पे सैलरीड हैं तो उनकी पेंशन एक्यूमुलेट होती रहती है, एंड दैट इज अ वेरी बिग एसेट। समटाइम्स दे डोंट वांट टू टच इट, समटाइम्स दे से कि जी आपकी पेंशन आपके पास, मेरी पेंशन मेरे पास, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि डिस्कस होता है, लेकिन अनइक्वल डिवीजन इज पॉसिबल। सही है। हाउएवर लॉयर शुड बी इन्वॉल्व्ड। हाँ, मैं इनकरेज करूंगा कि लॉयर शुड बी इन्वॉल्व्ड, जो कि आपकी अनइक्वल डिवीजन को इस तरह जस्टिफाई करे कि दैट इज लीगल। बट अगर वो बगैर उसके लॉयर के कर रहे हैं, अच्छा यही बल्कि मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या सेपरेशन एग्रीमेंट विदाउट लॉयर हो सकता है, और उसके क्या रिस्क हैं अगर कर हो सकता है? देखिए, एग्रीमेंट, सेपरेशन एग्रीमेंट और एनी एग्रीमेंट इज अ सिंपल एग्रीमेंट, मींस कि दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, ठीक है, बट शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, शुड बी इन राइट। अब क्वेश्चन आ जाता है क्या ये एग्रीमेंट लॉयर के बगैर हो सकता है? एग्रीमेंट तो लॉयर के बगैर हो सकता है, लेकिन उसकी जो फैमिली लॉ में जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो कंप्लाई नहीं हुई देन एग्रीमेंट विल बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अच्छा, अब अनफेयर डिवीजन फॉर एग्जांपल, यू वांट टू टेक दैट एज एन एग्जांपल, अनफेयर डिवीजन अगर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं हुआ either party can go to court and challenge it. अच्छा, तो वो सारी आपकी एक्सरसाइज, वो जो इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे, that's gone down the drain. हाँ, वो लीगल हो गया, आप जो भी करेंगे that is illegal. तो it is possible to do any agreement. It is possible to do any agreement without lawyer. You don't need a lawyer. लेकिन this is dealing with your children. आपके assets हैं। एक चीज खत्म, पूरा बाप खत्म हो रहा है, उसको आप कम से कम देखें। तो फिर लीगली रिकॉग्नाइज होता है ओंटारियो में जो सेपरेशन एग्रीमेंट? सेपरेशन एग्रीमेंट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉन्ग एज उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो जो कि लॉ में मेंशन्ड है, राइट। फॉर एग्जांपल यू नीड एन ILA. अगर ILA ना हो, दूसरी पार्टी कैन वेरी इजीली टर्न अराउंड एंड से कि जी मुझे तो लीगल एडवाइस मिली नहीं, मुझे नहीं पता ये लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस, इंग्लिश तो समझ में आ रही है लेकिन इतनी मुश्किल इंग्लिश जो है इट्स गॉन अबव माय हेड, एंड इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड नेचुरली, जैसे हमारी टर्म्स हैं, बट आम बंदा जो है वो कई दफा कंफ्यूज हो जाता है। सो अ पर्सन कैन सिंपली से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड माय राइट्स। तो अगर उसका इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस का सर्टिफिकेट नहीं है, that agreement will be set aside. सही। अच्छा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है क्या वो भी सेपरेशन एग्रीमेंट में आती हैं? उसकी डिटेल लिखनी पड़ती है, बतानी पड़ती है? बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा। और that is connected to your first question कि क्या ये एग्रीमेंट डिस्कार्ड हो सकता है? यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं, बिकॉज जब मेरे पास एग्रीमेंट्स आते हैं मैंने देखा कई लॉयर जो हैं वो बगैर देखे सर्टिफिकेट इशू करके, साइन करके, विटनेस करके पकड़ा देते हैं क्लाइंट को, जी आप जाएं, बगैर मतलब उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बगैर। मेरे पास आता है, मैं आई रिफ्यूज टू साइन इट। रीजन बीइंग कि अंडर द लॉ इट इज द रिक्वायरमेंट कि दोनों पार्टीज को प्रॉपर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डिस्क्लोज किया गया
फॉर एग्जाम्पल अब उन हस्बैंड की एक और प्रॉपर्टी है जिसका खातून को पता ही नहीं है, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलियन, 2 मिलियन और $500,000 है, दैट इज स्टिल एन एसेट शी इज एंटाइटल्ड टू। बिल्कुल सही। मैं यही बल्कि कह रहा था कि जो डिस्क्लोजर है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन मेनी सिचुएशंस वी फाइंड कि लोग एग्रीमेंट बना के आ जाते हैं और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं होता, दैट डॉक्यूमेंट इज यूजलेस फॉर देम। बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं। हम जब क्लाइंट को कहते हैं कि जी आप रजिस्टर करें, हम स्पेसिफिकली क्लाइंट को कहते हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड अस विद योर इनकम, विद ऑल योर एसेट्स एज वेल एज द बैंक स्टेटमेंट। सही। दैट बैंक स्टेटमेंट इज अटैच्ड विद द डॉक्यूमेंट। तो कल को कोई ये नहीं कह सकता कि जी मुझे तो पता ही नहीं था बैंक में बैलेंस कितना था, सही है, मुझे ये पता ही नहीं था कि मॉर्गेज की आउटस्टैंडिंग कितनी। मतलब अगर वो नहीं कर रहे तो दूसरी पार्टी को डिमांड करना चाहिए या उनके लॉयर को डिमांड करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन भी दें और डिस्क्लोजर भी दें। यस, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोर्ट रिजेक्ट कर दे सेपरेशन एग्रीमेंट को? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र हुआ इसका, फाइनेंशियल एग्रीमेंट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे तो समझ ही नहीं आई, तो अगर सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस का, तो देन यू हैव अ ग्राउंड कि मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या हो रहा था, राइट? जबरदस्ती आपसे साइन कराए गए। अगर अनइक्वल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे अनइक्वल डिवीजन मिल रही है, आप कह देंगे जी मुझसे जबरदस्ती साइन हुआ था, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं है, लॉयर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जबरदस्ती साइन हुआ, दैट एग्रीमेंट वुड बी सेट असाइड। बिल्कुल सही है। तो देयर इज सिचुएशंस कि एग्रीमेंट कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो बाय द कोर्ट। अच्छा, किन लोगों को आप समझते हैं कि सेपरेशन एग्रीमेंट जो है जरूरत होती है, इनको यूज करना चाहिए? आई फाइंड के अगर आपके एसेट्स हो ना हो, बच्चे हो ना हो, बट यू आर इन अ रिलेशनशिप, एज लॉन्ग एज यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर इन्वॉल्व विद समवन, यू शुड हैव अ सेपरेशन एग्रीमेंट। ठीक, सही। चाहे वेरी सिंपल, वेरी बेसिक टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर क्लेम, और अगर नेचुरली इफ यू आर इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो फिर एसेट्स बिल्ट अप होते हैं, बच्चे आ जाते हैं, सपोर्ट इश्यूज आ जाते हैं, देन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो एज लॉन्ग एज यू आर इन अ रिलेशनशिप, then a separation agreement is required when you're parting with your better half। मतलब बेहतर है कि उसको क्लियर कर लें ज़ुबानी कलामी में जो है ना। अच्छा, अगर फर्ज कर लीजिए अब ये सेपरेशन एग्रीमेंट स्पाउस आपकी साइन नहीं करते, इनकार कर देते हैं साइन करने से, देन एग्रीमेंट मींस मुआहदा। हाँ, वो तो है, लेकिन सम टाइम यू नो कि वो आपने वो किया, आपस में कर लिया और वो कह रही मैं तो साइन नहीं करते इसके ऊपर। अगर वो साइन नहीं कर रही हैं तो देखें, there could be two reasons for it। one is that cost, जो अक्सर हमें कॉमन सुनने को मिलती हैं कि जी वो शी इज नॉट विलिंग टू गो टू अ लॉयर, तो यू मे हैव टू बेयर द कॉस्ट, बट इफ शी इज एग्रीएबल टू द टर्म्स देन दैट इज गुड। अगर वो टर्म्स पे एग्री नहीं होती देन आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है। कोर्ट जाने का मकसद ये, इफ यू कंपेयर कोर्ट विद सेपरेशन एग्रीमेंट, इट्स थाउजेंड्स। बिल्कुल। प्लस इशू बीइंग कि आपका टाइम, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, इमोशनल ट्रॉमा, बिल्कुल, कोर्ट की लाइनों में बैठे रहना। हाँ, वहाँ जब ज़ाहिर हेयरिंग होगी और फिर वो भी इन द एंड में 4-5 हेयरिंग के बाद फिर कहते हैं नेगोशिएट करें भाई, वो 4-5 हेयरिंग के बाद यू कम बैक टू सेम सेपरेशन एग्रीमेंट, वो कोर्ट जबरदस्ती करवाता है बेस्ड ऑन अगेन सेम आइटम्स जो हमने डिस्कस किए। ठीक, और बल्कि वो पहले आपस में 2 बंदे होते हैं, फिर सारी दुनिया के सामने डिस्कस हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो इट इज बेस्ट इफ द पार्टीज एग्री टू इट। कॉमन प्रॉब्लम हमें यही नजर आई है कि जी वो शी डजंट वांट टू पे फॉर इट या ही डजंट वांट टू पे फॉर इट, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। लेकिन अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं कर रहे हैं, कस्टडी का एग्जांपल है फॉर एग्जांपल कि जी माँ कहती है बच्चे मैं रखूंगी, बाप कहता है बच्चे मैं रखूंगा, इन दैट सिचुएशन देयर इज इट्स पॉइंटलेस टू हैव सेपरेशन एग्रीमेंट डिस्कशंस, क्योंकि दोनों कह रहे हैं बच्चे हमें। तो क्या इस वजह से रखना चाह रहे होते हैं कि चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलेगा, या मतलब उनकी अपनी इतनी आपस में कह लीजिए कि माँ और बाप की या बच्चों के साथ इतनी रिलेशंस या मोहब्बत, या इसको कह सकते हैं? देखिए, इट इज सैड कि इन एनी ब्रेकअप द चिल्ड्रन आर द फर्स्ट वंस हु सफर। सही बात है, वो यकीनन उनकी जिंदगी बिल्कुल जो है वो ऐसी मुतासिर होती है कि वो बहुत मुश्किल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि जरूर ये दुआ करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन आए। बिल्कुल सही, अल्लाह ना करे। बट क्वेश्चन बीइंग कि इफ दैट हैपेंस एंड फादर सेज आई वांट, समटाइम्स खातून आके कहती हैं कि जी आई डोंट वांट फादर टू सी द चाइल्ड एट ऑल, या वो कहती हैं मुझे अक्सर फोन आते हैं मैं पाकिस्तान ले जाऊं बच्चों को और वहां गायब हो जाऊं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट के लिए लोग मुझे पूछते हैं कि जी क्या मैं अगर ये बच्चे रखूं मुझे चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलेगा? बाय लॉ अगर बच्चा एक पेरेंट के पास रह रहा है, माँ के पास रह रहा है, प्राइमरी कस्टडी माँ के पास है, शी इज एंटाइटल्ड फॉर चाइल्ड टैक्स बेनिफिट। ठीक, प्लस चाइल्ड सपोर्ट।
Child tax benefit is a different thing. Is a different thing. That comes from CRA, from the government. Child support comes from the other parent. ठीक. तो you are assessed, you are entitled. कुछ लोग इस reasons की वजह से भी करते हैं. पर अगर खातून काम नहीं कर रही हैं तो उनके पास हैं या फादर के पास हैं तो वो फिर चाइल्ड सपोर्ट कैसे देंगी? अगर खातून काम नहीं कर रही हैं तो उनकी तो इनकम नहीं है. इनकम ही नहीं है. देखिए मेन कॉन्सेप्ट जो फैमिली लॉ का है वो ये है कि इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन the court understands कि आप दोनों की नहीं बन रही. ठीक है. As far as child is concerned, they going to replicate the same circumstances. कि अगर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड की इनकम रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, बिफोर वो 90,000 बना रहा था, अब उसके एक्सीडेंट की वजह से ही इज अर्निंग 40,000. तो अगर साथ रह रहे होते तो 40 घर लेकर आता. तो बेस्ड ऑन 40 ही वुड गिव इट टू द फैमिली एंड देन ही चाइल्ड सपोर्ट वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, बिल्कुल सही. तो कोर्ट replicates the same situation. Similarly for visits and access. Although ये आज का टॉपिक नहीं है, but I'm going to cover it generally speaking. For visits and access, होता ये है कि husband goes to work. Sometimes जो है wife is staying at home. तो अब the father comes back on weekends or spends the times in the evenings with the children. The court says we replicate the same situation of custody and access के visits हम उन दिनों में करवाएंगे जिन दिनों में the father would be available. Like, for example, one weekend with the mother, one weekend with the father. So both parents gets equal weekend, equal time. So they try to replicate the circumstances. हाँ, क्योंकि इसको आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में हम जरूर. अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस होती है इसकी जरूरत हमें होती है, लेनी चाहिए? इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस की बहुत सख्त जरूरत है. ओके. इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस का सर्टिफिकेट जब अटैच होता है तो उसमें लॉयर ये स्पेसिफिकली लिखता है कि आई हैव वेरीफाइड कि जी जबरदस्ती नहीं हुई, द पर्सन वॉलंटरली एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट. लॉयर वेरीफाई करता है कि द पर्सन माय क्लाइंट अंडरस्टैंड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस. फॉर एग्जांपल जैसे आपने सवाल किया जी अनइक्वल डिवीजन, माय क्लाइंट अंडरस्टैंड्स और मैंने अपने क्लाइंट को एडवाइस किया था यू आर एंटाइटल्ड फॉर इक्वल डिवीजन बट यू आर गोइंग फॉर एन अनइक्वल इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स. सर्टिफिकेट ऑल्सो ये कहता है कि जी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर लग गया है या मेरे क्लाइंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की, माय क्लाइंट इज सेटिस्फाइड. अगर ILA नहीं है आपके पास, योर एग्रीमेंट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर व्हिच यू कैन माइट एज वेल थ्रो इट इन द गार्बेज. सही. अच्छा, अब ये जो सेपरेशन एग्रीमेंट है इसके लिए क्या कोई विटनेस भी होना चाहिए और क्या इसको नोटराइज करवाना चाहिए? देखिए, जो आप अगर ILA ले रहे हैं तो नोटरी और वो लॉयर खुद ही कर देगा. ओके, ठीक. But yes, witness is a requirement. Witnessing an agreement is a requirement. Okay. An agreement has to be in writing. That is a requirement. An agreement must be entered into by somebody who is above the age of 18. That is a requirement. These are formal requirements that has to be there. Notary कराना, yes, बहुत ज़रूरी है. अब वो जो lawyer है, it is presumed that he would be a notary in any event. सही. अगर आपका ILA नहीं है, तो आपको नोटराइज कम से कम करवा लें. सही बात है. तो अगर वो ILA भी नहीं है, नोटरी भी नहीं है, देन दिस पीस ऑफ पेपर है उसका कोई. सही. अच्छा, अब एक और अक्सर बात आती है लॉयर्स के वाले से कि भाई लॉ की जब आप सर्विस लेते हैं बड़ी महंगी हैं, मतलब उससे बड़ा एज एन लॉयर आप, क्या ऐसा ही है या बहुत सी कंडीशंस होती हैं कि लोगों को इतना भी खुद नहीं सोचना चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे आई सपोज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि अगर तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, नेचुरली इज गोना कॉस्ट यू. बट आप सेपरेशन एग्रीमेंट को कोर्ट प्रोसीडिंग से अगर कंपेयर करेंगे तो सेपरेशन एग्रीमेंट इज वेरी रीजनेबल एंड इट इज डीलिंग विद योर लाइफ. बिल्कुल सही है, सारी जिंदगी आपकी आगे वाली उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. अगर आपके कोई एसेट्स नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है कि फ्यूचर में कोई क्लेम नहीं होगा आपके ऊपर. आपके पास एक डॉक्यूमेंट है विच यू कैन यूज फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस. कल को आपको कोई दूसरी स्पाउस को स्पॉन्सर करना, यू कैन यूज दैट. बैंक पर्पसेस के लिए, CRA पर्पसेस के लिए यू नीड दैट डॉक्यूमेंट. वो सिंपल सेपरेशन एग्रीमेंट कॉस्ट बेयर मिनिमम. सही. अच्छा, समटाइम लास्ट में पूछना चाहूँगा कि बाज़ वक़्त कोर्ट्स में तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देती है, लॉयर प्रोवाइड, लेकिन एक आम बंदा है वो आगे ही पिसा हुआ है, कोई स्पाउस हो, मर्द हो या खातून हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, इवन देन उनके लिए फिर क्या कोई लीगल कहीं से सपोर्ट होती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ये जो लीगल एड है, ड्यूटी काउंसिल्स हैं, लेकिन ड्यूटी काउंसिल जो कोर्ट्स में अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर एडवाइस करते हैं ऑन डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशंस, जब कंटेस्टेड मैटर्स होते हैं. सही बात. ठीक है. देयर इज मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन
which is a very good thing. There's Clio, there's Attorney General's website. You can search on it. The purpose of this Know Your Rights series is कि हम आपको बता सकें कितना है. We also provide free consultation. There are many lawyers who provide free consultation. आप खुद एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लें और ILA ले लें. सही है, राइट. ठीक है. खुद एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें, खुद ही सारी रिक्वायरमेंट्स कर लें, एंड देन यू कैन ऐड एन ILA. यू कैन डू दैट. राइट. तो अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, देयर आर लॉयर्स हु वुड केयर फॉर द फैक्ट कि जी चलें ठीक है, यू कैन नॉट डू इट, आप ये ड्राफ्ट करके ले आइए एंड आई विल गो थ्रू द ILA. बिल्कुल ठीक है. राइट. सो इट इज पॉसिबल. सही. बट इफ यू आर नेगोशिएटिंग द टर्म्स, देन इट इज बेस्ट कि यू टेक द पिल and protect yourself in one go. But negotiation की situations कम होती हैं. जी बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया. आज हमने इसको सेपरेशन एग्रीमेंट को जो है वो कवर किया. नेक्स्ट वीक में होपफुली या नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ जो है. थैंक यू. नाज़रीन इकराम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमने कोशिश की है कि इसको जिस कदर जो है जहन में मेरे सवाल थे या जिस तरह से उसको हम बात करने की कोशिश करें. आपके जहन में अगर कोई सवाल हो, आप हमारी ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. अली शेख साहब का वेबसाइट और फ़ोन नंबर भी आपको जो है वो वेबसाइट पे अभी सामने हमारी स्क्रीन पे आ रहा होगा. आप इनसे रब्ता कर सकते हैं. अपने क्वेश्चन हमें भिजवा सकते हैं किसी टॉपिक पे. अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चन जो है हमें ईमेल कर दीजिए. अली शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम में नो योर राइट्स में आया करेंगे और उनसे हम सवाल जो है आप तक पहुँचा करेंगे. कानून आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कानून पे चलने वालों को. अगर आप कानून का एहतराम करते हैं तो कानून आपको बहुत सी सहूलतें देता है. अपने राइट्स को जानिए, नो योर राइट्स, और ज़िंदगी को कानून के मतलब गुजारिए. दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़. एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़. अर्शद भट्टी को दीजिए इजाज़त. नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला.